स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है मृदा यानी मिट्टी, जिसको सॉइल कहते हैं। और इसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि मृदा के प्रकार, यानी इसमें जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और विथ मैप यानी नक्शे के साथ देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश के किस किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इसी वीडियो में जिक्र करेंगे कि मृदा परिच्छेदिका, जिसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है, मृदा संरक्षण क्या होता है, और मृदा का निर्माण क्या होता है। अक्सर आप लोग पढ़ेंगे अपक्षय, अपर्दन, तो उसका भी जिक्र करेंगे हम लोग। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं मृदा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण अपक्षय क्रिया के द्वारा होता है। अपक्षय यानी अपक्षय क्या होता है, अक्सर ये वर्ड आप लोग सुने होंगे और फिर कंफ्यूजन भी होता होगा कि अपक्षय होता क्या है। तो हम लोग अपक्षय की क्रिया के द्वारा, यानी मिट्टी जिस प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। यानी अपक्षय क्या होता है कि ये मिट्टी लाखों साल में मात्र 1-2 सेंटीमीटर का ही निर्माण होता है। यानी मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है, और ये चट्टान का टूटना आसान प्रक्रिया नहीं है, ये आसान प्रक्रिया होता नहीं है। तो मिट्टी का टूटना जो होता है, यानी चट्टान का जो टूटना होता है, चट्टान जब टूटता है, अब कोई चट्टान है, उस पर ताप है, हीट है, कुछ रासायनिक चीज़ है, और बार बार कालांतर में वो चटकता है, धूप से, बारिश से रगड़ता है, घिसता है। घिसते हुए जब बार बार ये महीन कण हो जाता है, तो तब वो मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी जिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है उसको कहते हैं हम लोग अपक्षय। दूसरा शब्द सुने होंगे आप लोग, अपर्दन। अपर्दन क्या होता है कि मिट्टी जो है, मिट्टी जब किसी वजह से कट फट जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, जैसे बाढ़ हो, आंधी उड़ा कर ले जाए, हवा बहा के ले जाए, या फिर जल उसको बहा के ले जाए, नदी का किनारा कट रहा है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग अपर्दन। तो ये 2 शब्द हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मिट्टी की यदि बात करें हम लोग, तो मिट्टी कई प्रकार का होता है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय, फिर जाके कुछ शुष्क मिट्टी भी होती है, शुष्क मिट्टी। तो इतने मिट्टी का हम लोग जिक्र करेंगे, और ये हमारे क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और ये इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो आप देख रहे हैं नक्शा में, ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, हरा हरा वाला भाग, ये सब क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो समुद्र के तटीय भाग में भी है, ये वाला क्षेत्र में भी है। तो ये सब पूरे क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी बना हुआ। ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ये जो हिमालय है, हिमालय के चट्टान से जो रगड़ के, घिस के नीचे घाटी में आया। पहले यहाँ पर बहुत गड्ढा था, धीरे धीरे वो कण टूटते गया, और फिर जाके ये मिट्टी का निर्माण हुआ। इस उत्तरी मैदान, इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी मैदान। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसका डिटेल भी हम लोग एक साथ करते हुए चलेंगे ताकि समझ में आए। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा कि इसको दोमट मिट्टी और कछार मिट्टी भी कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी नदी द्वारा। जैसे उत्तर भारत में क्या है, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, फिर जाके सिंधु नदी, ये सब पूरा एक जाल है, नदी का जाल है, नदी का बेसिन है। इन नदी बेसिन्स में क्या हुआ कि बार बार बाढ़ आता था, जो हिमालय से आता था, और हिमालय के गाद वगैरह या फिर चट्टानों को रगड़ के, घिस कर टुकड़ा टुकड़ा करते गया, कण कण करते गया, और फिर इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी ये कितने प्रतिशत क्षेत्र भाग में है हमारे देश का, 40%, और 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यानी हमारे देश में पूछा जाए कि भारत देश में सबसे अधिक मिट्टी किस किस्म की पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी की। यह तटीय मैदानों व डेल्टा प्रदेशों में अधिक मिलती है। यानी ये तटीय मैदान जो देखे कि भारत है, तो भारत के जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट है,
दोनों तट में भी पाया जाता है, फिर ये हिमालय के नीचे जो उत्तरी मैदान है वहाँ भी पाया जाता है। इसे बांगर व खादर में विभाजित किया जाता है। यानी जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। खादर जो है, बांगर क्या है, यह प्राचीन जलोढ़क नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी है, इनकी उर्वरता कम होती है। यानी ये पुरानी मिट्टी को बांगर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नई को खादर। ये क्या होता है कि जैसे कि ये नदी है और इस नदी में बाढ़ आता है, जब बाढ़ आता है तो ये नदी से ऊपर चलकर किसी क्षेत्र में बहुत दूर तक फैल जाता है पानी, और अपने साथ जो गाद वगैरह लाता है, मिट्टी लाता है, तो यहाँ पर क्या करता है, उसको बिछा देता है। और जब ये बिछा देता है और जब बाढ़ उसका कम होता है तो वो यहाँ पर मिट्टी बरकरार रहता है। अब मान लिया जाए कि किसी सामान्य वर्ष में यहाँ तक बाढ़ आ गया, सामान्य वर्ष में, लेकिन कभी कभी अचानक क्या होता है कि वहाँ से ज़्यादा भी दूर तक बाढ़ चला जाता है। तो मान लिया गया कि सामान्य वर्ष में यहाँ तक बाढ़ है और किसी 4-5 साल में यहाँ तक आ गया, तो चूंकि अब बाढ़ तो प्रत्येक साल इसी क्षेत्र में आएगा, तो ये मिट्टी पुराना हो जाता है। इस पर ना तो बाढ़ आता है लंबे समय तक, 2-4 साल तक, तो ये पुराना हो जाता है। तो इसी पुराना को कहते हैं हम लोग बांगर मिट्टी। और जो बार बार नए मिट्टी होते हैं, नए बाढ़ के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। तो यह प्राचीन जलोढ़क नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी है, इनकी उर्वरता कम होती है। यानी जो बांगर होता है इसकी उर्वरता कम होती है, इसलिए इनकी उर्वरता बनाए रखने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये तो 4-5 साल में एक बार हो गया तो फिर लंबे समय तक उसमें खेती होता है, जिसके कारण उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो इसलिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। खादर यह प्राचीन नवीन जलोढ़क है, यानी प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है। जैसे कि बताए कि इस क्षेत्र में खादर हो गया, यानी ये बार बार क्या होगा, यहाँ आएगा, बार बार इसका मिट्टी का निर्माण बनेगा इस मिट्टी का। लेकिन जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है वो 4 साल 5 साल में होता है, जिसकी वजह से उसकी उर्वरता शक्ति भी कम होती है। यह बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्व अधिक होते हैं, वहीं नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यानी काली मिट्टी में सबसे अधिक पैदावार जो होती है वो कपास की होती है, उसके बाद गन्ना की होती है। तो कपास की खेती होने के वजह से काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी को। कपासी मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? रेगुर मिट्टी को। अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजोम भी कहा जाता है। चरणोजोम यानी उष्णकटिबंधीय चरणोजोम, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसको चरणोजोम भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है तथा यह कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त होती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षयन व अपर्दन से हुआ है। देखिए अपक्षयन और अपर्दन, अभी आपको हम बताए कि अपक्षयन क्या हुआ कि जब कहीं मिट्टी जमा होता है या बन जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग अपक्षयन, और अपर्दन जो कट फट के कहीं दूर चला जाए तो उसको कहते हैं अपर्दन। तो काली मिट्टी क्या हुआ कि ज्वालामुखी का जब लावा निकलता है, ठंडाने के बाद जो है एक चट्टान बनता है, फिर उसके द्वारा जो अपक्षय होता है यानी जो टूट फूट कर मिट्टी बनता है, तो ज्वालामुखी के लावा से अपक्षयन क्रिया के द्वारा, और या फिर हवा उसको बहा के ले जाए, पानी उसको बहा के ले जाए और कहीं डिपॉजिट कर दे तो अपर्दन हो गया वो, और उसके द्वारा बनता है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम सिलिकेट, ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है। इसका रंग काला होने का कारण क्या है कि इस मिट्टी में मैग्नेटाइट होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकेट होता है, ह्यूमस होता है, जिसके वजह से इसका रंग क्या होता है? काला होता है। इसमें नमी धारण करने की बेहतर क्षमता होती है। इसमें कपास, मोटे अनाज, यानी देखिए जो काली मिट्टी होती है ना, इसमें जरा सा पानी दीजिएगा तो एकदम लिबलिबा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, लेकिन जब ये सूखता है ना तो बहुत हार्ड होता है। क्योंकि पानी इसमें रहने के बाद जो है ये नमी बेहतर क्षमता होता है, इसलिए ये उपजाऊ होता है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूरजमुखी, सब्जियां, खट्टे फल आदि की कृषि होती है। इस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, जहां इसे दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहा जाता है। यानी दक्कन ट्रैप से जो ये आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र हो गया, 3
3 राज्यों में ये मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी ये देख रहे हैं कि ये वाला काली महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गया, गुजरात का ये क्षेत्र हो गया, इन सभी में क्या है, काली मिट्टी। तो याद रखिएगा काली मिट्टी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ से प्रश्न रहता है कि भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। प्रायद्वीपीय काली मिट्टी को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया। प्रायद्वीपीय जो 3 तरफ पानी से हमारा भारत घिरा हुआ है उसको कहते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत। और ये प्रायद्वीपीय भारत 3 जो है उसके मिट्टी को 3, एक छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी। इसका निर्माण दक्षिण में बेसाल्ट ट्रैपों से हुआ है। यानी जो छिछली काली मिट्टी है इसका निर्माण सबसे नीचे दक्षिण में बेसाल्ट ट्रैप से होता है, और मध्यम यानी बीच वाला भाग जो भारत का ये वाला भाग है इसको कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। यहाँ गुजरात है और ये फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो इसको कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत है ये। और गहरी काली मिट्टी जो है यह वास्तविक काली मिट्टी जिसका निर्माण ज्वालामुखी की उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार से ये गहरी काली मिट्टी जो आप देखें कि मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों में होता है। तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षयन व अपर्दन, यानी अपक्षयन और अपर्दन बार बार आपका आएगा। कोई भी मिट्टी का निर्माण होगा तो या तो अपक्षयन के द्वारा या अपर्दन के द्वारा। अपर्दन के द्वारा यहाँ के लिए कोई चीज़ अपर्दन हो सकता है तो दूसरे जगह के लिए वो अपक्षयन हो सकता है। जैसे यहाँ से मिट्टी उड़ जाए तो यहाँ के लिए वो अपर्दन हो गया, लेकिन कहीं जमा हो जाए तो वो एक अपक्षयन कह सकते हैं आप, लेकिन अपक्षयन उसको भी नहीं कह सकते हैं। अपक्षयन का मतलब होता है कि चट्टान का टूटना छोटे छोटे क्रिस्टल में, तो इसको कहते हैं हम लोग अपक्षयन। इसका निर्माण हुआ, यह मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में मिलती है। यानी भारत का जो सबसे दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर लाल मिट्टी मिलती है। इसका रंग लाल लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का नाम क्या है, इस मिट्टी का रंग क्या है, लाल है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है तथा इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी लगभग पूरे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र और उड़ीसा इन क्षेत्रों में मिलता है। लाल मिट्टी आप देख सकते हैं नक्शा में भी कि लाल मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है। देखिए लाल मिट्टी आपका, ये लाल मिट्टी जो है ये हो गया आपका उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्र जो है ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। ऊंचे क्षेत्रों में यह बाजरा, मूंगफली और आलू के लिए उपयुक्त है। वहीं निम्न क्षेत्रों में यह चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों के लिए उपयुक्त है। चूँकि ये लाल मिट्टी है ये ज़्यादा उपजाऊ होता नहीं है, इसको पानी वगैरह चाहिए, तो जो पठारी वाला भाग होता है या फिर पहाड़ पर यानी ऊंचे क्षेत्र में जो लाल मिट्टी होता है वहाँ पर ज़्यादा पानी वाला फसल नहीं होता है, तो उसके लिए बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, आलू हो गया, ये सब होता है। लेकिन चावल जो है, जो नीचे वाला तल है, जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, उस नीचे वाले क्षेत्र में चावल की खेती, तंबाकू, रागी, सब्जी उपयुक्त होता है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूनों व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी जो किसी फसल के उपजाऊ होने का जो पोषक तत्व होता है उस चीज़ की ही कमी है। आप देख रहे हैं न जैविक पदार्थ होता है, न चूना होता है, न नाइट्रोजन होता है, इस वजह से ये मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। आगे है लेटेराइट मिट्टी। इन मृदाओं का अध्ययन सर्वप्रथम एफ बुकानन द्वारा 1905 में किया गया था। एम बुकानन के द्वारा लेटेराइट और लाल मिट्टी में ज़्यादा फर्क आप नहीं कर पाएंगे, जो विशेषज्ञ होते हैं वही कर पाते हैं। तो इसमें एफ बुकानन ने इसकी पहचान की थी 1905 ईस्वी में। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत, जो बताए कि प्रायद्वीपीय भारत ये भारत है, तो जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत। तो इस प्रायद्वीपीय भारत में ही आपको जो है लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। लेटेराइट मिट्टी का आप नक्शा में भी देख सकते हैं कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ है। लेटेराइट मिट्टी ये वाला एकदम, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र
जो है प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्र में है। ये वाला सब देख रहे हैं किनारे किनारे में है जो मैदान है, मैदानी यानी जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी के बीच बीच में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका की निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी इस मिट्टी में क्या है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है इस क्षेत्र में क्या होता है कि चूना और सिलिकॉन इसमें मिल जाता है, और मिलने के वजह से जो है इसमें ये लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मृदा में सामान्यतः झाड़ चारागाह होते हैं, परंतु उर्वरक का उपयोग कर चावल, रागी, काजू उपज संभव है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। आप लाल मिट्टी में देखें कि लौह ऑक्साइड, लेकिन ये लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों होता है। ये मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होता है, लेकिन मनुष्य जो है ना, मनुष्य सबसे बुद्धिमान जानवर तो है ही, बुद्धिमान प्राणी है। ये अपना दिमाग लगाकर जो है कुछ भी कर सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसमें उर्वरक डालकर उसका खेती करता है इसमें, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। ये मिट्टी आमतौर पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। कणों के आकार के आधार पर लेटेराइट मिट्टियों की 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये कण हो गया, कण के आधार पर 3 होता है, महीन, मोटा और मध्यम। आगे है पर्वतीय मिट्टी, यानी जो पर्वत पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को हम लोग पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। इसे बनी मृदा भी कहा जाता है, यानी जंगल वहाँ ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ हिमालय की घाटियों में ढलानों पर पाई जाती है। यह निर्माणाधीन मिट्टी है, यानी ये पुरानी मिट्टी नहीं है, ये निर्माण हो रहा है, अभी भी निर्माण हो रहा है। यानी पर्वत का जो ढलान वगैरह है, रोज़ बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, बारिश से जो है जो भी जैविक पदार्थ वगैरह होता है बह के नीचे जाता है, और कहीं घाटी में ये क्या होता है, फैल जाता है, विस्तारित हो जाता है, और इस तरह से पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है। इनका पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हुआ है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती है। ह्यूमस की अधिकता देखिए, जैसे बताए कि पहाड़ पर जो भी वनस्पति वगैरह है, मर गया, पत्ता झड़ गया या फिर कुछ हुआ, पानी पड़ने के बाद ये बहकर घाटी में जाता है, तो उसमें ह्यूमस ज़्यादा होगा ही। इस प्रकार की मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, मसाले एवं उष्णकटिबंधीय फलों की खेती संभव है। इस प्रकार की मिट्टी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। एक है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्य क्षेत्रों में, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान। देखिए ये जो आपका शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी है, ये अरावली पर्वत आप देखे होंगे, ये वाला इस जगह जो है अरावली पर्वत है राजस्थान के पास। तो इसी क्षेत्र में जो है शुष्क मिट्टी है, ये वाला शुष्क मिट्टी है, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान में शुष्क मिट्टी पाई जाती है। तो ये पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, यानी राजस्थान और गुजरात के बीच में ये मिट्टी पाई जाती है। फिर दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा पाई जाती है, वह ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती होने के लिए उपयुक्त है। तो जी इसमें मोटा अनाज ज़्यादा होता है, जैसे ज्वार, बाजरा हो गया, मक्का भी कहीं कहीं होता है। फिर इसमें जो है आपका सबसे मुख्य होता है इसमें ज्वार और बाजरा। इस मिट्टियों में घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जबकि कार्बनिक तत्वों एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। तो हम लोग देखते हैं मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, या सॉइल प्रोफाइल। हमारे ज़मीन के अंदर मिट्टी किस तरह से है, जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसको कहते हैं मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। तो यानी जब हम लोग 2 फीट तक, 0 से 2 फीट तक हम लोग खोदेंगे तो हम लोग को एक मिट्टी मिलेगी ह्यूमस और वनस्पति मृदा, और यही उपजाऊ मृदा होता है। इसमें जैविक पदार्थ मिले होते हैं जिस वजह से ये उपजाऊ होता है। इसको ह्यूमस और वनस्पति वाली मृदा कहते हैं। और फिर 2 से 10 फीट के बीच में, 2 से 10 फीट ये इस बीच में जो है बालू, गाद, क्ले से बनी हुई मिट्टी है, जिसको कहते हैं हम लोग उप मृदा। तो सबसे अधिक उपजाऊ ये वाला भाग होता है, लेकिन उप मृदा उपजाऊ नहीं होता। और जब तक किसी भी मिट्टी में ह्यूमस नहीं होगा, वनस्पति से मिला हुआ ये खाद वगैरह नहीं रहेगा, तब तक उपजाऊ वो मिट्टी नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता एकदम 0 नगण्य होते जाता है।
तीसरा है 10 से लेकर 30 फीट तक। ये 30 फीट तक जो है 30 फीट के बीच में अपक्षयित चट्टानी मृदा है, यानी ये चट्टान टूट कर जो है ना ये छोटे छोटे कण में विभाजित हो गया है। और सबसे नीचे होता है ये बेसिक जो है आपका रॉक्स कहेंगे, बेसिक रॉक्स यानी जनक आधार से, जनक या आधार से, यानी किसी भी मिट्टी का रंग वही होगा जो इसका चट्टान होगा। और ये जनक या आधार शैल से ही डिपेंड करता है कि कहीं की मिट्टी किस प्रकार की होगी, यानी मिट्टी का रंग, गुण, पदार्थ या फिर जो रासायनिक पदार्थ होता है उसका आधार इसी चट्टानी शैल से, इसी जनक शैल से पता चलता है। अब कुछ पॉइंट है मृदा का निम्नीकरण, मृदा कैसे बर्बाद होता है, ये कुछ पॉइंट है। जैसे कि क्वेश्चन कई बार आता है कि मृदा का निम्नीकरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है, तो बाढ़ के द्वारा। अब कहीं पर बाढ़ हो जाए, जंगल का नष्ट होने से, आप जंगल काट रहे हैं तो मिट्टी बर्बाद हो रही है, मिट्टी उड़ रहा है, मिट्टी को रोकने वाला कोई है नहीं, बाढ़ के द्वारा होगा, जंगल के नष्ट होने से हो गया। फिर जाके प्रदूषण से, हम प्रदूषण वगैरह करते हैं तो प्रदूषण से मिट्टी प्रदूषित हो जा रहा है तो मिट्टी निम्नीकरण हो जाता है। अतिचारण से, अतिचारण यानी जब हम लोग, चारण क्या होता है कि जब माल मवेशी के झुंड को हम चराते हैं तो वो क्या करता है, घास को खींचने के क्रम में मिट्टी जो जड़ पकड़ के रखता है, घास जो जड़ को पकड़ के रखता है उसका पकड़ ढीली हो जाती है। इस प्रकार आसानी से पानी या हवा से उड़कर मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, अतिचारण से हो गया। जैसे कीटनाशक हो गया, कीटनाशक और उर्वरक, ये उर्वरक का प्रयोग करने से होता है। तो ये मृदा का निम्नीकरण यानी मृदा का नष्ट होना कैसे होता है। और मृदा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो बाढ़ कहीं आ रहा है उसमें बैरिकेड लगा देंगे या फिर गाइड वाल लगाएंगे जो कि बाढ़ को कंट्रोल करे, तो मिट्टी मेरा बर्बाद नहीं होगा। जंगल नष्ट होने से जो है मृदा का निम्नीकरण हो रहा है तो जंगलीकरण करेंगे, वन को लगाएंगे, जंगल को लगाएंगे तो मृदा संरक्षण हो जाएगा। प्रदूषण है, हम प्रदूषण को कम करेंगे तो हमारा मिट्टी स्वच्छ रहेगा तो संरक्षित हो जाएगा। अतिचारण कम करके माल मवेशी के झुंडों को जो चराते हैं उसको नहीं चराएंगे तो इस तरह हो जाएगा, कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग कम करके। तो ये था आज का टॉपिक, कृषि के अंतर्गत मृदा। हम लोग देखें क्या मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का नष्ट कैसे होता है, मृदा कितने प्रकार का है, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा किस फसल के लिए है। और इसी कृषि के अंतर्गत हम लोग 2-3 वीडियो देखे हुए हैं, जो उस वीडियो को नहीं देख पाए डिस्क्रिप्शन लिंक में आई बटन दबाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इससे कृषि से संबंधित 2 वीडियोज़ है, उसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।